My life is worth living here. साल था अक्टूबर 17, 2019। सुगिनागी टोक्यो जापान में पुलिस एक आदमी को पकड़ती है। उसने गाइनेक्स एनिमेशन स्टूडियो के बाहर वॉल पर किसी के लिए डेथ थ्रेड लिखा था एंड साथ ही कई दिनों से लगातार वो इस स्टूडियो में लेटर्स भेज रहा था, जिसमें अगेन वो उसी पर्सन को थ्रेटन कर रहा था कि वो उसे बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार डालेगा। जब वो उसे मिलेगा वो उसे लोहे की रोड से मारेगा और मल्टीपल टाइम उस पर अपनी गाड़ी चलाएगा एंड तब भी उसका मन नहीं भरा तो वो उसके स्टूडियो में आग लगा देगा। और ये चीज सिर्फ वो अकेला आदमी नहीं करने वाला था, ऐसे ही कई सारे लोग रोज स्टूडियो में ऐसे ही लेटर्स भेज रहे थे और ये सारे लेटर्स थे सिर्फ एक आदमी के लिए, हिदेकी एनो, जो एक एनिमेटर, राइटर और साथ ही एक डायरेक्टर थे। एंड द रीजन की उन्हें ये सारे मेल्स आ रहे थे वो थी उनकी एक एनिमे सीरीज नियोन जेनेसिस एवेंगेलियन, एक ऐसी सीरीज जो डिस्टर्बिंग एनिमे हिस्ट्री की वन ऑफ द फेमस एनिमे सीरीज में से एक है। एक ऐसी एनिमे सीरीज जिसे देखने के बाद लोग इसे वन ऑफ द कंफ्यूजिंग एंड डार्केस्ट डिस्टर्बिंग एनिमे सीरीज में से एक रिकमेंड करते हैं। एक ऐसा एनिमे जो उसके व्यूअर को मेंटली अनस्टेबल और पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है, जिसे देखने के बाद लोग उसके डायरेक्टर तक को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो आखिर इस एनिमे सीरीज में ऐसा क्या दिखाया गया जो लोग उसके डायरेक्टर को जान से मारने लगे। एंड ट्रस्ट मी, इसके पीछे जो रीजन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है एंड ये चीज सुनकर तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लगेगा। वो ये है कि भले ही ये एनिमे सीरीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है एंड तुम्हें इसकी एंडिंग तक सही से समझ नहीं आती है, इतने लोग इसकी डार्क साइकोलॉजी को देखकर डिस्टर्ब फील करते हैं, बट फिर भी मुझे ये एनिमे सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई। आई मीन इसका कॉन्सेप्ट ठीक है। सी, इस एनिमे को लोग इसकी कंफ्यूजिंग चीजों के लिए देखते हैं और इसकी डार्क साइकोलॉजी के लिए, बट इस एनिमे में जो सीन्स हैं उनकी एक्चुअली एक डीपर मीनिंग है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, बिकॉज अगेन लोग इसे सिर्फ इसके कंफ्यूजिंग प्लॉट के लिए देखते हैं और कुछ नहीं। एंड इसी वजह से आज ये वीडियो मैं बना भी रहा हूँ जहाँ मैं तुम्हें इस एनिमे की स्टोरी सुनाऊंगा एंड तुम्हें बताऊंगा आखिर एक्चुअली इस एनिमे सीरीज में होता क्या, इंक्लूडिंग ऑल द मेस्ड अप थिंग्स एंड साथ ही उन सब के मीनिंग्स भी बताऊंगा और साथ ही हम ये भी पता लगाएंगे आखिर इसे देखने के बाद लोग एनो को क्यों मारना चाहते थे एंड इस सीरीज में मुझे क्या चीज पसंद आई। बट ऑलवेज रिमेम्बर, अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन्स लगा लो, खाने पीने के लिए कुछ ला सकते हो तो ले आओ, बिकॉज आज मैं नहीं चाहता कि तुम कंफ्यूज होकर अपने ही नाखून चबाने लगो। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। इस एनिमे की वियर्ड चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा आखिर ये एनिमे कहाँ से बना है। इसकी बेसिक स्टोरी और कैरेक्टर्स इसकी मांगा से इंस्पायर है जिसे योशियुकी सडामोटो ने लिखा है, जो रिलीज हुई 1994 से 2013 तक, जबकि इसका एनिमे आया था 1995 में। सो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो मांगा के इनिशियल डेज के बाद ही इसका एनिमे आ गया था जो 1996 में खत्म भी हो गया था। एंड इसका अब एक ही मतलब है, इसकी मांगा इसके एनिमे एडेप्टेशन से इसकी आगे की स्टोरी लेती है जो अगेन एनो ने लिखी थी, वो भी उस टाइम जब वो अपने लाइफ के सबसे लोवेस्ट पार्ट में था जहाँ वो रोज हैवी डिप्रेशन से डील कर रहा था। सो अब तुम सोच ही सकते हो जो इंसान बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हो तो वो किस तरीके का एनिमे बनाएगा। अब बहुत ज्यादा बातें हो गई, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें समझा देता हूँ। इसके टोटल 26 एपिसोड्स हैं और 2 मूवी भी, एंड मैं इसमें अभी आई मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो इसका एक रीमेक है। इन दोनों मूवीज में से एक तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है जबकि दूसरी वाली काफी ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये मूवी पूरी सीरीज को एक नई एंडिंग देती है जो इसकी एनिमे सीरीज से काफी अलग है। एंड ये दोनों एंडिंग भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वो दोनों ही एंडिंग काफी ज्यादा डार्क है। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी को कॉल कर रहा होता है, बट उसका कॉल इमरजेंसी के कारण नहीं लग पा रहा होता है। एंड हमें बताया जाता है कि इसका नाम सिंजी है और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। और उस इमरजेंसी की भी वजह बताई जाती है कि पूरे सिटी में एक एंजल नाम के एंटिटी ने हमला कर दिया है एंड उससे कुछ लोग लड़ भी रहे थे। एंड ये सोल्जर्स थे नर्व कंपनी के, जिसे फर्स्ट टाइम देखने पर लगता है ये एंजल नाम की एंटिटी से लड़ने के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट तुम्हें आगे पता चलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा डार्क है
है एंड जो इसका रियल प्लान है, I mean इसका टारगेट, वो तुम्हें शॉक कर देगा कि ये क्या करना चाहते हैं। बट अभी के लिए इतना ही। सो बैक टू द स्टोरी। सिंजी को इस तबाही के बीच में कोई लेने आती है एंड ये होती है मिसातो, जो सिंजी को नर्व के हेडक्वार्टर ले जाती है एंड सिंजी के सामने ही सिटी में मौजूद उस एंजल पर वो एंड बम गिराती है, बट एंजल को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वहाँ एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था रित्सुको एंड ये नर्व की मेन साइंटिस्ट थी। जिसके बाद हम सिंजी के पापा को भी देखते हैं एंड इन दोनों की भी एक ट्रेजिक स्टोरी है जो हमें आगे धीरे धीरे रिवील की जाती है। जिसके बाद उसके पापा गेंदो उसे इवांगेलियन 1 को पायलट करने के लिए कहते हैं एंड इवांगेलियन से मेरा मतलब है जायंट रोबोट्स हैं, जो तुमने ऑब्वियसली पावर रेंजर्स में देखे होंगे एंड ऐसे ही जायंट रोबोट्स को यहाँ इवांगेलियन कहा जाता है एंड शॉर्ट फॉर्म में ईवा, जिसे सिर्फ कुछ स्पेशल बच्चे ही चला सकते हैं एंड उनमें से एक है सिंजी भी, बट वो चलाने से मना कर देता है। पर जब वो एक दूसरे पायलट से मिलता है जो कि एक लड़की रे थी एंड वो काफी ज्यादा इंजर्ड थी क्योंकि उसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था अपने इवांगेलियन 0 को चलाते हुए, और ये सब देखकर सिंजी ईवा को पायलट करने के लिए मान जाता है एंड उसे ईवा में बिठाया जाता है जहाँ एक लिक्विड भी डाला जाता है एंड उसका नाम होता है LCL, जिसमें पायलट सांस भी ले सकता है और अल्टीमेटली ये पायलट को रोबोट से जोड़ती है। जिसके बाद सिंजी शुरू में ईवा को नहीं चला पाता है, बट बाद में वो उसे एंजल को मारने लगता है जहाँ वो एंजल खुद को ब्लास्ट कर देती है एंड सिंजी भी उस ब्लास्ट में सेफ होता है। जिसके बाद हम सिंजी को अपने ईवा के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। जिसके बाद स्टोरी एक नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे की तरह कंटिन्यू होती है जहाँ कई सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट उनमें से जो खास है वो है तोजी, जो कहानी में अपनी इंपोर्टेंस रखता है। वेल तोजी स्कूल में सिंजी को एक पंच मारता है क्योंकि पहले जो फाइट हुई थी सिंजी और एंजल के बीच में, वहाँ गलती से तोजी की बहन भी इंजर्ड हो गई थी एंड वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है एंड इसी वजह से तोजी ये करता है। या जैसा कि तुमने देखा, ये एनिमे सीरीज ज्यादा टाइम नहीं लगाती है इसकी वियर्ड चीजों को दिखाने में और हमारे सामने एक बिजार सिचुएशन रख देती है जहाँ पहले सिंजी ईवा को चलाने से मना कर देता है, बट जब वो देखता है कि अगर वो ईवा को नहीं चलाएगा तो कहीं लोग मारे जाएंगे एंड जब वो चला लेता है तो बाद में लोग उसे ही मारने लगते हैं, वो भी उस चीज के लिए जो उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी। आई नो कि ये काफी ज्यादा मेस्ड अप था, बट बिलीव मी ये तो बस शुरुआत है। दिन आगे हम फिर से सिंजी को एंजल के साथ फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ वो एंजल सिंजी के ईवा की अमेरिकल केबल काट देती है जो बेसिकली ईवा को पावर देती है एंड इसके कटने की वजह से एक ईवा सिर्फ 5 मिनट तक चल पाता है। जिसके बाद हम सिंजी को एक पहाड़ पर गिरा हुआ देखते हैं एंजल के हमले की वजह से, जहाँ वो तोजी और उसके दोस्त को देखता है एंड उन्हें अपनी ईवा में बिठा लेता है, जो देखकर मिसाटो इस मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कहती है, बट सिंजी उसकी बात नहीं मानता है और एंजल को मार देता है। दिन 5 दिन बीतने के बाद भी सिंजी स्कूल नहीं आया होता है, जबकि तोजी उससे मिलकर माफी मांगना चाहता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ईवा को पायलट करते वक्त सिंजी को इतनी मुश्किल होती है एंड जब वो उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि सिंजी घर से भाग चुका है क्योंकि मिसाटो ने उसे काफी डांटा था उसकी बात नहीं मानने की वजह से। जिसके बाद स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हमें पता चलता है कि सिंजी की माँ अभी इस दुनिया में नहीं है और वो नर्व से भी रिजाइन कर देता है और सिटी स्टेशन पर जाता है जहाँ तोजी उसका पहले से इंतजार कर रहा था, जो सिंजी को उसे पंच मारने के लिए कहता है ताकि वो इसके थ्रू सिंजी से माफी मांग सके एंड सिंजी फिर उसे पंच मारता भी है और वो उसे फिर ईवा को पायलट करने के लिए कहता है, जो कि सिंजी करता भी है नर्व को ज्वाइन करके है। एंड अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ये घिसी-पिटी एक बेसिक स्टोरी है और इस एनिमे में बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है, ये एक नॉर्मल एनिमे है। एंड यस, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ कि ये एनिमे शुरू के 15 एपिसोड तक बिल्कुल नॉर्मल रहता है एंड उसके बाद ही इसकी असली चीजें हमारे सामने आती है, जिसे समझने के लिए तुम्हें इन 15 एपिसोड्स को देखना ही पड़ेगा। एंड इसी चीज को मैंने थोड़ा और सिंपल कर दिया है तुम्हें मेन बातें बताकर, ताकि तुम बोर ना हो। आगे हमें बताया जाता है कि आज से 15 साल पहले एक सेकेंड इम्पैक्ट हुआ था जिसने अर्थ पर मौजूद आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। यानी कि अभी जो हम स्टोरी फॉलो कर रहे हैं वो सेट है 2015 पर। आई थिंक वो सेकेंड इम्पैक्ट जो भी था जिसे अभी हमें नहीं बताया गया है सम ऑफ द रीजन, बट वो 2000 के करीब हुआ था एंड उसने अर्थ पर मौजूद हाफ पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया। जिसके बाद एक फाइटिंग सिनेरियो आता है जहाँ इवांगेलियन 2 के पायलट को दिखाया जाता है जो थी एक लड़की आसुगा, एंड आते ही सिंजी और उसका लव ट्रायंगल दिखाया जाता है। एंड अगेन अभी जो तुम्हें सिंपल दिख रहा है वो आगे बिजार होने वाला है और इसी बीच हमें एक इम्पोर्टेंट चीज भी दिखाई जाती है जो था एडम, आई मीन उसका फॉसल। एंड ये एडम का फॉसल ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटल प्रोजेक्ट की है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें ये क्या बता रहा हूँ, ये एडम क्या है, ये ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटल प्रोजेक्ट क्या है और इससे इन लोगों को क्या मिलने वाला है। मैं बस यही कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र करो, बाकी सारी चीजें आगे क्लियर कर दूंगा। इसके बाद हमें मिसाटो का एक फ्लैशबैक दिखाई
दिखाया जाता है जिसमें हम उसके पापा को सेकेंड इम्पैक्ट के टाइम मिसातो को बचाते हुए देखते हैं जिसमें उनकी जान चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गेंदो को देखते हैं जो साउथ पोल में जा रहा होता है। एंड यही सेकेंड इम्पैक्ट ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। जिसके बाद हमें कुछ दिन पहले के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिसकी रिपोर्ट दरअसल गेंदो सिल के मेंबर्स को दे रहा होता है। वेल मैं तुम्हें बता दूं, सिल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ही नर्व काम करती है जिसे बनाया है गेंदो ने। एंड ये दोनों एक साथ क्यों काम कर रहे हैं ये रीजन भी हमें आगे बताया जाता है। बट इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ रे इवाजीरो के साथ स्पीयर ऑफ लोन्जीनेस को अंटार्कटिका से लेके आती है और सीधा नर्व के डीपेस्ट लेवल टर्मिनल में ले जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद हमें फिर से यही टर्मिनल दिखाया जाता है एंड हम उस स्पीयर ऑफ लोन्जीनेस को किसी क्रिएचर के चेस्ट में घुसा हुआ देखते हैं जिसे नर्व ने यहाँ पकड़ के रखा था। वेल यहाँ से अब इवेंगेलियन 3 को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो यूएसए से जेपेन लाया जा रहा था। एंड इसी बीच रास्ते में जब हम देखते हैं कि वो बादल में जाता है तो वहाँ कुछ तो होता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ईवा 3 को तोजी पायलट करेगा। एंड जैसे ही तोजी उस ईवा में एंटर करता है वो ईवा बेकाबू हो जाता है एंड तबाही मचाने लगता है। जिसके बाद नर्व उसे एक एंजल डिक्लेयर करती है और सिंजी को उसे मारने के लिए भेजती है। बट जब सिंजी को पता चलता है कि उस ईवा में कोई तो है तो वो उसे मारने से मना कर देता है। बट फिर भी गेंदो उसे लगातार फोर्स करता है एंड लास्ट में सिंजी के ईवा का कंट्रोल ऑटो सिस्टम को दे देता है जो बड़े ही बेरहमी से उस ईवा 3 को कुचल देती है। एंड जो उसका एंट्री पाइप था जिसमें पायलट होता है उसे भी अपने हाथों से कुचल देता है। और ये सब होते हुए सिंजी अपनी आंखों से देख रहा था। एंड जब उस एंट्री पाइप से उस पायलट को निकाला जाता है तो सिंजी तोजी को देखकर शॉक रह जाता है। बट इस इंसिडेंट के बाद भी तोजी जिंदा रहता है। लेकिन अगेन सिंजी नर्व को रिजाइन कर देता है। लेकिन फिर से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जो सिंजी को ईवा 1 को चलाने के लिए मजबूर करती है और वो एंजल से लड़ने चला जाता है जिसे हराने के बाद हमें पता चलता है सिंजी एंट्री पाइप से गायब है। वेल दरअसल यहाँ सिंजी एंट्री पाइप से गायब नहीं है, बस वो वहीं क्वांटम फॉर्म में मौजूद है जिस वजह से हम उसे नहीं देख पाते हैं। फिर 31 डेज के बाद सिंजी को एक प्रोसेस के थ्रू निकाला जाने वाला था बट वो बीच में फेल हो जाता है। बट फिर भी सिंजी ईवा के कोर्ट से बाहर आ जाता है जिसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक में ले जाया जाता है 1999। हम फ्यूत्सुकी को फर्स्ट टाइम यूई इकारी से मिलते हुए देखते हैं जो दरअसल उसकी एक स्टूडेंट थी। वेल तुम्हें यहाँ बता दूं, फ्यूत्सुकी प्रेजेंट टाइम में नर्व का वाइस डायरेक्टर है और यूई इकारी दरअसल सिंजी की माँ है। और इसी फ्लैशबैक में हमें एक और चीज दिखाई जाती है जहाँ फ्यूत्सुकी गेंदो को जेल से छुड़ा रहे होते हैं। फिर 2000 आता है जहाँ सेकेंड इम्पैक्ट को दिखाया जाता है। 2002 गेंदो फ्यूत्सुकी को बताता है कि उसने यूई के साथ शादी कर ली है। 2003 फ्यूत्सुकी को कुछ पता चलता है, गेंदो उसे कुछ छुपा रहा है जो बाद में गेंदो बताता भी है कि वो इवेंगेलियन 0 पर काम कर रहा है जो दरअसल एक एडम का क्लोन था। 2004 हम सिंजी को गेंदो के साथ लैब में देखते हैं जहाँ एक चीज नोटिस करने वाली थी, बैकग्राउंड में यूई की आवाज आ रही थी। देन फिर से हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक एंजल उड़ रहा होता है और इसे मारने के लिए नर्व भेजता है रे और आसुका को, जहाँ पर वो एंजल आसुका पर एक अटैक करता है जो बेसिकली फिजिकली नहीं होता है, साइकोलॉजिकली होता है, जिससे आसुका की मेंटल स्टेट काफी अनस्टेबल हो जाती है और उसका ईवा काम करना बंद कर देता है। एंड यही रे नर्व के टर्मिनल से स्पीयर ऑफ लोन्जीनेस ले आती है एंड उससे उस एंजल को मार देती है जिसकी वजह से अब स्पीयर ऑफ लोन्जीनेस होता है अर्थ के ऑर्बिट में। एंड ये चीज नोट करने वाली है बिकॉज ये आगे काम आएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिंजी को 2 बड़ी चीजें पता चलती है। फर्स्ट उसकी माँ इवेंगेलियन 1 के एक्सपेरिमेंट के टाइम उसमें एब्जॉर्ब हो गई थी एंड ऐसे उनकी डेथ होती है। सेकेंड दरअसल रे एक क्लोन है जो लिलिथ और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं यूई के डीएनए से बनी है। जिसके बाद काबूरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे सील ने भेजा था ईवा 2 को चलाने के लिए क्योंकि आसुका प्रीवियस फाइट की वजह से काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी है तो अब वो ईवा 2 को पायलट नहीं कर पा रही है एंड इसीलिए अब काबूरो उसे चलाएगा। बट जब काबूरो उसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करता है तो नर्व को पता चलता है कि काबूरो भी एक एंजल है एंड ऐसा वैसा नहीं, काबूरो में दरअसल एडम की सोल है और नर्व के डीपेस्ट लेवल टर्मिनल में रखे हुए उस क्रिएचर के बारे में भी बताया जाता है। वो दरअसल लिलिथ है। अगर काबूरो ने उसे ढूंढ लिया, किसी भी एंजल ने उसे ढूंढ लिया तो थर्ड इम्पैक्ट हो जाएगा और इस बार अर्थ से सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी सिर्फ एंजल्स को छोड़कर। एंड हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि एडम ने दरअसल एंजल्स को बनाया है और लिलिथ ने हम ह्यूमंस को बनाया है एंड इसी वजह से कागुरो सिंजी को एक मौका देता है कि वो उसे अपने हाथों से मार दे, नहीं तो अर्थ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड इसी वजह से सिंजी उसे आखिर में मार भी देता है।
यहाँ से अब रियल कंफ्यूजन स्टार्ट होती है एंड मैं बस तुम्हें यही कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें चीजें समझ ना आए फिर भी वीडियो को कंटिन्यू रखना, बिकॉज एंड में मैं तुम्हें सब समझा दूंगा एंड यहीं पर तुम्हें फर्स्ट एंडिंग भी देखने को मिलती है, जिसे जितना हो सकेगा उतना रो रखूंगा ताकि तुम उस कंफ्यूजन को खुद एक्सपीरियंस कर पाओ। तो एपिसोड 25 की स्टार्टिंग होती है। शिनजी खुद से पूछ रहा होता है, व्हाई डिड यू किल हिम, आखिर तुमने उसे क्यों मारा। शिनजी खुद से कहता है, काबूरो खुद मरना चाहता था, बट फिर से वही क्वेश्चन उसके सामने आता है, जिसका इस बार शिनजी जवाब देता है, अगर वो उसे नहीं मारता तो वो सबको मार देता। एंड फिर शिनजी के सामने दूसरा क्वेश्चन आता है, आखिर तुमने उसे क्यों मारा, वो भी तो एक इंसान था। जिस पर शिनजी खुद को दिलासा देता है, नहीं वो एक एंजल था। जिसके बाद शिनजी को काबूरो के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और फिर से एक क्वेश्चन, तुम किससे डरते हो। इसका जवाब शिनजी देता है, वो डरता है अगर कोई उसे पसंद नहीं करता है, जैसे उसकी माँ, उसके पापा। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे लोग नफरत ना करें। जिसके बाद हम शिनजी को कहीं और देखते हैं एंड ये भी उसकी एक इमेजिनेशन होती है, जहाँ इवा 1 उसे पकड़ के खड़ा होता है जैसे उसने काबूरो को पकड़ा था। और यहाँ पर भी शिनजी खुद से कहता है, मैंने इवा से उससे मारा जो मुझसे प्यार करता था, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने पापा की सुनूं। जिसके बाद शिनजी के सामने एक और क्वेश्चन आता है, तुमने इवा को क्यों पायलट किया। जहाँ शिनजी खुद से कहता है, लोगों ने उससे कहा। एंड ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन शिनजी अपने आप से करता है, जहाँ आसुका भी उसकी इमेजिनेशन में आती है, जो कहती है कि शिनजी तुम बहुत ही ज्यादा अकेले हो, तुम इवा को पायलट इसलिए करते हो ताकि लोग तुम पर ध्यान दें। जिसके बाद हम आसुका की इमेजिनेशन को देखते हैं, जहाँ वो इवा के अंदर बैठी होती है, जबकि वो असल में अभी भी नर्व के हॉस्पिटल में थी और सोच रही थी उसकी किसे जरूरत होगी जो सही से इवा को पायलट भी नहीं कर पा रही है। एंड तभी रे उसके सामने आती है और कहती है, तुम भी अकेले रहने से डरती हो। और इसी के साथ आसुका और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और फिर हमें रे की इमेजिनेशन बताई जाती है, जहाँ वो खुद पर सवाल उठा रही थी, आखिर वो इस दुनिया में है क्यों। जिसके बाद हमें एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लिखा था, ये शुरुआत है ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट की। एंड सेकंड फ्रेम में लिखा होता है, व्हाट पीपल आर लैकिंग, आखिर लोगों को किसकी कमी है। फिर सीन गेंदो की तरफ शिफ्ट होता है, जो कहता है, ये अंत नहीं वापसी की शुरुआत है। एंड ये बात गेंदो रियलिटी में कह रहा था। जिसके बाद हम मिसातो और रित्सुकी को मरा हुआ देखते हैं और फिर हमें मिसातो की भी इमेजिनेशन दिखाई जाती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि असल में मिसातो क्या चाहती है। वो भी चाहती है कि ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। जिसके बाद स्क्रीन पर आसुका को दिखाया जाता है, जहाँ शिनजी उससे क्वेश्चन कर रहा होता है कि आखिर वो क्या चाहती है। जिस पर आसुका कहती है, मैं अकेला रहना चाहती हूँ, बट मुझे अकेला रहना भी नहीं है। जिसके बाद हम फिर से शिनजी को देखते हैं, जहाँ पास में मिसातो भी होती है और वहाँ बाकी के लोग भी होते हैं, जो शिनजी से सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि वो खुद भी चाहता है ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट को। जिसके बाद और कई सारे क्वेश्चंस वहाँ खड़े लोग शिनजी से करते हैं एंड वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के थे, आखिर वो क्यों जिंदा है, उसे इवा को पायलट करने से क्या मिलेगा, उसे इन सारी चीजों को छोड़कर दूर भाग जाना चाहिए एक्सेट्रा। और ये सब सुनकर शिनजी और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जिसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और हमें एक अलग रियलिटी दिखाई जाती है, जहाँ शिनजी अपने दोस्तों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। जिसके बाद शिनजी फिर से वहीं आ जाता है, जहाँ वो कहता है, मैं ऐसी रियलिटी भी जी सकता हूँ। एंड इससे उसका मतलब था, जो कुछ टाइम पहले हमने रियलिटी देखी थी, जहाँ शिनजी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था। एंड ये सब सुनकर वहाँ खड़े लोग शिनजी को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं और ऐसे इवेंगेलियन का एंड होता है। नाउ पहली बार देखने पर मेरा भी रिएक्शन तुम्हारी तरह ही था। मैंने ये क्या देख लिया, ये क्या वाहियात एंडिंग थी। बट जब मैंने इसकी मूवी और कुछ एक्सप्लेनेशन देखी तो मुझे समझ में आया दरअसल लास्ट के उन 2 एपिसोड में क्या हो रहा था और इस पूरी सीरीज के थ्रू एनो हमें क्या दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये वाली एंडिंग समझा देता हूँ ताकि तुम इसकी मूवी वाली एंडिंग को भी समझ पाओ। बट उससे पहले मुझे तुम्हें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, आखिर ये एडम और लिलिथ है कौन, जिनका नाम पूरे सीरीज में लिया जाता है एंड इनका क्या कनेक्शन है सेकंड इम्पैक्ट से। कहा जाता है कि जब गॉड्स इस पूरे यूनिवर्स को बना रहे थे तब गॉड्स ने कुछ खास प्लैनेट्स को चुना और वहां लाइफ के बीज डाल दिए, जिसे हम इस सीरीज में मून्स कहते हैं। एंड ये मून्स 2 तरीके के थे, ब्लैक और व्हाइट। व्हाइट में था एडम, जिसका काम था एंजल्स को लाइफ देना, और ब्लैक में था लिलिथ, जो हम इंसानों को लाइफ देता था। और उन गॉड्स ने डिसाइड करा वो हर प्लेनेट पर सिर्फ एक ही मून डालेंगे, फिर चाहे वो एडम का हो या लिलिथ का। एंड मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, वो दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे थे, अगर गलती से एक प्लेनेट
प्लेनेट पर ये दोनों मून गिर गए तो इनसे इवोल्व होने वाला क्रिएचर या ह्यूमन उन गोड्स के बराबर हो जाएगा। इसलिए वो एक प्लेनेट पर सिर्फ एक ही मून डाल रहे थे, बट गलती से अर्थ पर ये दोनों मून्स गिर जाते हैं। जहाँ एडम गिरता है अंटार्कटिका में, और यहाँ लिलिथ का मेंशन नहीं है, बट जब लिलिथ अर्थ से टकराता है तो उसका स्पीयर ऑफ लॉन्जिनेस टूट जाता है। स्पीयर ऑफ लॉन्जिनेस वही वेपन था जो एडम और लिलिथ दोनों के पास होता है, फिर चाहे वो किसी भी प्लेनेट पर गिरे, एंड इसी वेपन से ही कोई एडम और लिलिथ को मार सकता है या दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं। बट इस सिनारियो में लिलिथ का वेपन टूट जाता है, एंड जैसे ही वो अर्थ से कांटेक्ट करता है फर्स्ट इम्पैक्ट हो जाता है, जहाँ गोड्स एडम को अंटार्कटिका में सील कर देते हैं जहाँ वो गिरा था। देन इसके बाद लिलिथ ह्यूमंस की लाइफ स्टार्ट करता है। बट साल आता है 2000, जहाँ एक रिसर्च टीम अंटार्कटिका में जाती है जिसमें मिसातो के पापा भी थे, एंड यही वो गलती से एडम को अनसील कर देते हैं। एंड ऐसे होता है सेकंड इम्पैक्ट, जहाँ अर्थ की हाफ पॉपुलेशन मारी जाती है, एंड उसी टाइम से एंजल्स भी आना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एडम खुद को एक फॉसिल में बदल देता है, जो हमने एपिसोड में देखा भी था। एंड इसी के बाद हम ह्यूमंस को पता चलता है एडम और लिलिथ के बारे में, आई मीन इलाइट लोगों को पता चलता है, एंड उन्हें ये भी अंदाजा हो जाता है अगर कोई एंजल लिलिथ तक पहुंच गई तो थर्ड इम्पैक्ट हो जाएगा, जहाँ अर्थ की सारी पॉपुलेशन मारी जाएगी सिर्फ एंजल्स को छोड़कर। एंड इसी चीज को रोकने के लिए गेंदो और उसकी टीम इवास को बनाती है, जहाँ इवा 1 के एक्सपेरिमेंट के टाइम उसकी पत्नी यूई इवा 1 में एब्जॉर्ब हो जाती है और सब उसे मरा हुआ मान लेते हैं। एंड यही गेंदो ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट को बनाता है, क्योंकि वो उसके थ्रू मरे हुए लोगों से फिर से मिल सकता था। एंड बताता हूँ कैसे। जैसा कि उन गोड्स ने कहा था, अगर कोई सिविलाइजेशन एडम और लिलिथ की पावर यूज करना सीख गई तो वो खुद भी एक गोड सिविलाइजेशन बन जाएगी। एंड यही गेंदो एडम और लिलिथ दोनों की पावर यूज करता है ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जिसके थ्रू वो हर ह्यूमन की एंटी फील्ड को तोड़ सकता है। और इस वर्ल्ड में एंटी फील्ड वो चीज है जो एक इंसान को अलग इंडिविजुअल बनाती है, और अगर गेंदो इसे तोड़ देता है तो हम एक दूसरे को वैसा ही देख पाएंगे जैसा हम खुद को देखते हैं। हमारे बीच में कोई भी झूठ जेलेसी नहीं छुपेगी, और जो लोग मर चुके हैं इसके थ्रू हम उनसे भी मिल पाएंगे। और ये सब चीजें होती है सिर्फ सिंजी के हाथ में। एंड क्यों, वो तुम्हें थोड़ी देर में आगे पता चलेगा। लेकिन सिंजी इसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ करता है, जिस वजह से सारे लोग उसे कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। आखिर सिंजी ने वो चुना जो यहाँ सबको चाहिए। एंड अब बात करते हैं आखिर सिंजी के पास ये ऑप्शन क्यों था, एंड वो दूसरी एंडिंग क्या है। सो एंड ऑफ इवांगेलियन में हमें एपिसोड 25 और 26 के एक्सटेंशन वर्जन को दिखाया जाता है, जहाँ हमें आसुका की मौत, मिसातो और बाकी लोगों की मौत दिखाई जाती है, एंड रे को बनाने का असली मकसद भी। एंड साथ ही हमें ये भी बताया जाता है थर्ड इम्पैक्ट को लिलिथ और एडम नहीं इवा सीरीज स्टार्ट करेगी। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, इवा दरअसल एडम के डीएनए से बनाए गए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, जो है इवा 1। एंड अब तुम समझ ही गए होंगे, अगर लिलिथ और एडम के डीएनए से बने इवा सामने आए तो थर्ड इम्पैक्ट होगा। एंड ऐसा ही कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, जहाँ सील नर्व के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि नर्व कहीं सारी चीजें सील से छुपा कर रख रही थी, एंड इसीलिए वो अपने एंजल्स के डीएनए से बने इवास को नर्व के खिलाफ उतार देती है, जो आसुका को बड़े ही बेरहमी से मार कर खा रहे होते हैं। एंड ये सब देखकर सिंजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड उसके पास गॉड लाइक पावर आ जाती है जो उसे मिलती है लिलिथ के डीएनए की वजह से। और यहाँ से थर्ड इम्पैक्ट स्टार्ट होता है, जबकि दूसरी तरफ रे और गेंदो लिलिथ के पास जाते हैं उसी टर्मिनल में, जहाँ रे जो कि लिलिथ के डीएनए से बनी है वो लिलिथ के अंदर चली जाती है, और हम एक जाइंट रे को देखते हैं जो सारी एंटी फील्ड्स तोड़कर एक एंटी फील्ड में सारे ह्यूमंस एंड एनिमल्स की सोल डाल रही होती है। एंड यही था ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट जो गेंदो दरअसल रे से करवाना चाहता था, एंड रे भी करती है। बट हमने तो सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था ये सब स्टार्ट सिंजी करता है, जो कुछ हद तक सही भी है। यहाँ रे गेंदो को धोखा देकर लास्ट ऑप्शन सिंजी पर छोड़ती है कि वो क्या चाहता है, एंड यही सिंजी फर्स्ट टाइम ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट को चुनता है, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। बट बाद में सिंजी की सोच बदल जाती है, एंड ये चीज हमें सीरीज के लास्ट एपिसोड में नहीं दिखाई गई कि इसकी ओरिजिनल एंडिंग ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, जबकि इस मूवी में सिंजी ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट के लिए मना कर देता है, जिसके बाद हम जाइंट रे को मरता हुआ देखते हैं, और लास्ट में सिर्फ आसुका और सिंजी ही बचते हैं, जहाँ सिंजी आसुका का गला दबा रहा होता है, जबकि आसुका बड़े ही प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखती है। एंड ये मूवी खत्म होती है आसुका के ये कहने पर। How disgusting.
इसके अराउंड कुछ थ्योरीज हैं कि आसुका लास्ट में डिस्गस्टिंग क्यों कहती है, जिसमें से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है शिंजी एक ऐसी रियलिटी को एक्सेप्ट करता है जहाँ वो किसी के साथ भी कुछ भी करेगा लेकिन फिर भी लोग उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। एंड इसी वजह से शिंजी लास्ट में आसुका का गला भी दबाता है लेकिन फिर भी आसुका उसे प्यार से सहलाती है। और यहाँ उसका डिस्गस्टिंग से मतलब होता है कि शिंजी ने अपने लिए ऐसी रियलिटी चुनी है जो वाकई में डिस्गस्टिंग है। तो बात करते हैं कि एनो ने आखिर ऐसी कहानी क्यों लिखी। इसके थ्रू एनो हमें उनका डिप्रेशन दिखाना चाहते थे, जिसकी झलके हम इवेंगेलियन के हर कैरेक्टर में देखते हैं और सबसे ज्यादा शिंजी में। ये वीडियो इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती थी एंड मैं खुद भी इसे बड़ा बनाने वाला था, बट तुम देख ही सकते हो इस चक्कर में मैंने कितने दिन ले लिए हैं जो मैं अभी बिल्कुल भी एक वीडियो के लिए नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैंने चीजों को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया और जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। बाकी इन दोनों वीडियो में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।